नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, एकदम शानदार हैं और बहुत ही बेहतरीन हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से क्लास के साथ बच्चे जुड़ेंगे और हम करेंगे फिर अपनी क्लास को शुरू। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग बढ़िया हैं, हालचाल आप लोगों के। आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, और अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रख रहे हैं, और अपने से छोटों से इज्जत से बात करते हो और बड़ों से भी, और छोटों को बहुत सारा प्यार भी देते हो। आपके छोटे भाई बहन, उनकी सहायता आप करते हो जब आपको उनकी जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो भाई आ जाओ जल्दी से क्लास को, फिर अब हम कर रहे हैं शुरू। तो सभी प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों को हमारा प्रणाम, गुड मॉर्निंग और जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल बढ़िया हैं, मुझे सबका कमेंट दिख रहा है, सभी बच्चों का कमेंट दिख रहा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो भाई आ जाइए, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक चल रहा था जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक्स या जेनेटिक डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जेनेटिक डिजीजेस जो होती हैं, जिनको हम आनुवांशिक रोग कहते हैं, आनुवांशिक रोग जो होते हैं, इनके बारे में चल रही थी बात। और मैंने कल की क्लास में आपको बहुत सारे आनुवांशिक रोग लिखवाए थे, ठीक है, जिसमें से हमने दो पढ़ लिए थे। हमने हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ लिया था। आज हम कुछ ऐसे बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो और जेनेटिक डिजीजेस के अंदर आते हैं, जैसे कि क्लाइन, मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो भाई चलिए क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के बारे में ही बात करने वाले हैं हम। तो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो बीमारी होती है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो बात करनी है, कल मैंने आपको दो बीमारियां पढ़ा दी थी, हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस आपने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम की। ठीक है, मेन मेन पॉइंट जो पेपर में आते हैं वो मैं बताती चलूंगी, चीजों को समझाती चलूंगी। तो क्लाइन फिल्टर रोग किस में होता है बेटा? ये बीमारी पुरुषों में होती है। मैंने कल भी बताया था ये बीमारी किस में होती है, पुरुषों में होती है भाई। ये बीमारी जो मेल होते हैं, पुरुष, उनमें होता है ये रोग। ये बीमारी मेल्स के अंदर होती है, पुरुषों में होती है। ठीक है, अब इस बीमारी का लक्षण क्या है भाई? तो पुरुषों में महिलाओं के जैसे लक्षण आ जाते हैं। जो पुरुष होते हैं उनमें महिलाओं के जैसे लक्षण आ जाएंगे, महिलाओं के जैसा शरीर बनना शुरू हो जाएगा उनका, और महिलाओं के जैसे वो चलेंगे, महिलाओं जैसी उनकी पसंद हो जाएगी। तो इस तरीके से पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रभावी गुणसूत्रों का जोड़ा कौन सा होता है, इफेक्टिव क्रोमोसोम पेयर कौन सा होता है? तो कल की क्लास में बताया था 23rd, यानी कि 23वें जोड़े में दिक्कत आने से ये परेशानी होती है। तो लड़कों के अंदर जो 23वां जोड़ा है, उसमें अगर दिक्कत हो गई तो क्लाइन फिल्टर रोग हो सकता है। मैम क्या दिक्कत हो गई? तो भाई दिक्कत है त्रिसेमी, यानी कि जो 23वां जोड़ा होता है ये त्रिसेमी कर लेता है। मैम कैसे? तो मैंने कल भी बताया था भाई, कोई नॉर्मल लड़का है, जैसे कि तुम सारे क्लास देख रहे हो, कोई सामान्य लड़का है, तो उस सामान्य लड़के के शरीर के अंदर जो 23वां जोड़ा है, अगर उसका 23वां जोड़ा हम देखेंगे तो आपको उसका 23वां जोड़ा ऐसा नजर आएगा, एक्स वाई। लड़कों के अंदर जो भी सामान्य लड़के होते हैं, उनमें जो गुणसूत्रों का 23rd पेयर है वो ऐसे होता है, एक्स वाई। लेकिन अगर कोई ऐसा लड़का है जिसको क्लाइन फिल्टर है, जिसको कैसी बीमारी है, क्लाइन फिल्टर रोग है जिसको, ठीक है, तो उसका जब आप 23वां जोड़ा देखोगे, उसका 23rd पेयर आप लोग देखोगे, तो उसका 23वां जोड़ा हमें ऐसा नजर आएगा, ऐसा। तो भाई 23वां जोड़े का सीक्वेंस जब ऐसा हो जाए, यानी कि 23वें जोड़े की सीक्वेंस ये होती है, ये बन रहा है जोड़ा, जोड़ा दो चीजों से बनता है, तो ये है 23वां जोड़ा, एक एक्स गुणसूत्र एक वाई गुणसूत्र। लेकिन अगर किसी का 23वां जोड़ा ऐसा हो जाए बेटा, तो इसी कंडीशन को कहते हैं त्रिसेमी। इसे ही कहा जाता है त्रिसेमी या ट्रायसोमी। तो ट्राय का मतलब होता है तीन प्यारे बच्चे, तो गुणसूत्र जब तीन कॉपी बना लेते हैं उसी को कहते हैं ट्रायसोमी। तो कोई से भी गुणसूत्र का जोड़ा
जब 3 कॉपी बना ले, इसी को कहते हैं ट्राइसोमी। तो जब लड़कों के 23वां जोड़ा जो है ये 3 कॉपी बना लेता है तो इसी को कहते हैं ट्राइसोमी। अब इसमें होता क्या है कि लड़कों के शरीर में 2 एक्स बन जाते हैं, 2 एक्स और 1 वाई रह जाता है। भाई 1 एक्स और 1 वाई तो पहले से भी थे, तो अगर अब हम देखें तो 1 एक्स और 1 वाई तो पहले से थे, ये वाला जोड़ा तो पहले से ही था, सभी के अंदर होता है। लेकिन क्लाइन फिल्टर में गड़बड़ क्या हुई, ये वाला एक्स एक्स्ट्रा बन गया, ये वाला एक्स जो है एक्स्ट्रा बन गया। तो तीनों को देखें तो ट्राइसोमी हो गई, 3 कॉपी बन गई। तो ऐसे पुरुष जिनके अंदर 2 एक्स आ जाते हैं, भाई दिख रहा है 2 एक्स आ गए, एक ये रहा, तो 2 एक्स तो लड़कियों में होते हैं, 2 एक्स तो लड़कियों में होते हैं। इसीलिए ये जो लड़के होते हैं इनके अंदर लड़की जैसे लक्षण आ जाते हैं। तुमने कई बार देखा है ना, गे वगैरह जो आप लोग, जब बच्चा होता है किसी के घर में, शादी होती है तो आते हैं ना किन्नर, जो आते हैं वो यही होते हैं। तो किन्नर होने का कारण यही होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है भाई। बेटा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक ये रहेगा आप लोगों का जो कोर्स है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो यहां से आप लोगों को पूछेगा कि बताइए क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी। तो गुणसूत्रों की टोटल संख्या की बात करते हैं। तो भाई बताओ मुझे, आप लोगों के शरीर में जो भी बॉयज हैं, अगर इनके शरीर के अंदर कुल गुणसूत्रों की बात की जाए तो कुल गुणसूत्र चाहे लड़का हो चाहे लड़की कितने होते हैं, आप बताएंगे 46 होते हैं। तो कोई भी सामान्य अगर लड़का है उसके शरीर में टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, तो टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46। ठीक है, लेकिन अगर किसी को क्लाइन फिल्टर हो गया है तो क्लाइन फिल्टर वाले व्यक्ति के शरीर में जो कुल गुणसूत्र होंगे वो 1 बढ़ जाएगा। तो भाई आपको दिख रहा है एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र यहाँ बन रहा है, तो 1 गुणसूत्र बढ़ जाएगा, तो यहाँ गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगी। तो आपको ये भी पूछता है पेपर में कि क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम वाले व्यक्ति के शरीर में क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो इनके शरीर में 1 क्रोमोसोम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 47। नॉर्मल में 46 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बन गया है तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 47। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि भाई कुल गुणसूत्र जो होते हैं वो 47 हो जाते हैं। ठीक है, आ जाओ चलते हैं अगली बीमारी पर। अगली बीमारी जो कि एक और आनुवांशिक रोग में आती है, टर्नर सिंड्रोम। अगली बीमारी है टर्नर सिंड्रोम। भाई ये बीमारी महिलाओं में होती है। टर्नर सिंड्रोम रोग जो होता है ये महिलाओं में होता है। तो इस बीमारी का लक्षण क्या है, इस बार महिलाओं में पुरुषों के जैसे लक्षण आ जाएंगे, महिलाएं लड़कों के जैसे कैरेक्टरिस्टिक दिखाने लग जाएगी। अब ये जो पुरुष थे ना, क्लाइन फिल्टर वाले पुरुष जो थे, ये कभी भी पिता नहीं बनते बेटा, ये कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, पिता नहीं बनते। ठीक है, यानी इनके अंदर शुक्राणु नहीं बनते हैं, तो ये कभी भी पिता नहीं बनते हैं बेटा, ये फादर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि इनके शरीर में शुक्राणु नहीं बनेंगे, है ना। अब ये जो टर्नर सिंड्रोम वाली महिलाएं होती हैं, इनमें आ जाते हैं पुरुषों के जैसे लक्षण, तो भाई इनके शरीर में अंडाणु नहीं बनते। इसका मतलब है कि ये कभी मदर नहीं बन सकती, ये बांझ रहती हैं। तो ये वाली महिलाएं जिनके अंदर मेल लाइक सिम्टम आ जाते हैं, इसी बीमारी को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा प्रभावित होगा, सेम जो यहाँ पर 23वां हो रहा था, तो टर्नर सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों का 23वां जोड़ा ही। तो दोनों बीमारियों में गुणसूत्रों का 23वां जोड़ा ही प्रभावित होगा। अंतर क्या है, अंतर ये कि ये लड़कों का 23वां जोड़ा प्रभावित करेगी बीमारी, और ये लड़कियों का 23वां जोड़ा प्रभावित करेगी। इसमें लड़कों के अंदर एक अतिरिक्त एक्स बन जाता है और इसमें से लड़कियों के अंदर एक एक्स गायब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर गुणसूत्रों का जोड़ा कौन सा प्रभावी होगा, 23वां ही होगा। अब यहाँ पे पूछ ले टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो भाई यहाँ पर 1 गुणसूत्र घट जाता है, गुणसूत्र रह जाते हैं 45। और यहाँ पे कारण क्या है, यहाँ त्रिसेमी हो रही थी, यहाँ होती है मोनोसोमी। मैं मोनोसोमी क्या होती है आ जाओ बताते हैं। प्यारे बच्चों, अगर किसी सामान्य महिला की बात की जाए, मान लो मेरी बात कर रहे हो तुम, ठीक है, अगर हम किसी सामान्य महिला की बात करते हैं, किसी नॉर्मल फीमेल की बात करते हैं, तो किसी नॉर्मल फीमेल के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें जब आप देखोगे 23वां जोड़ा, तो मेरे अंदर जो 23वां जोड़ा है ना, वो आप लोगों को कैसा दिखेगा,
आप कहेंगे मैम ऐसा है आपका 23वां जोड़ा, क्योंकि आप एक फीमेल हो और फीमेल में 23वां जोड़ा XX होता है। लड़कों में XY होता है, अभी अभी बताया, और लड़कियों में क्या होता है, XX होता है। लेकिन अगर किसी ऐसी महिला की बात कर ली जाए जिसको टर्नर सिंड्रोम है, जिसको टर्नर का सिंड्रोम है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसको टर्नर सिंड्रोम बीमारी है, अगर किसी ऐसी महिला की बात कर ली जाए तो भाई अब क्या दिक्कत होगी इसके अंदर। तो टर्नर सिंड्रोम वाली महिला का जब तुम 23वां जोड़ा देखोगे तो आप लोगों को ऐसा नजर आएगा, आप लोगों को ऐसा नजर आएगा 23वां जोड़ा ऐसा। यानी कि 2x थे भाई मेरे पास, तो 2x थे, तो मेरे अंदर जो कुल गुणसूत्र थे वो कितने थे, तो मेरे अंदर जो कुल गुणसूत्र हैं वो है 46 ही होते हैं सभी के अंदर, मेरे अंदर भी 46 हैं। लेकिन अगर आप टर्नर सिंड्रोम वाली महिला के अंदर 23वां जोड़ा देखोगे तो एक ही x नजर आएगा, एक x हो जाएगा गायब, एक x गायब हो जाएगा, तो एक x गायब हुआ तो वहां पर आ जाती है 0, यानी एक ही x रह जाता है केवल। और एक x तो पुरुषों के अंदर होता है, इसीलिए इनमें पुरुषों के जैसे लक्षण आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, एक गुणसूत्र घट गया, यहाँ पर एक गुणसूत्र घट गया। जब दोनों गुणसूत्र थे मेरे पास तो 46 गुणसूत्र बैठ रहे थे टोटल, लेकिन अब एक गुणसूत्र घट गया तो यहाँ पर कुल गुणसूत्र कितने रह गए, आप कहोगे कि यहाँ पर कुल गुणसूत्र रह गए हैं 45, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 23वें जोड़े में एक ही गुणसूत्र रह गया है, तो इसी कंडीशन को कहते हैं मोनोसोमी। मोनो का मतलब होता है एक, तो इसे कहा जाता है मोनोसोमी। ये एक अकेली बीमारी है जिसमें आपको मोनोसोमी देखने को मिलेगा, मोनोसोमी। मोनोसोमी और किसी भी बीमारी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मोनो का मतलब होता है एक और सोमी का मतलब होता है गुणसूत्र, जहां एक ही गुणसूत्र रह जाए उसको कहते हैं मोनोसोमी। और ट्राई सोमी, ट्राई का मतलब 3, सोमी मतलब गुणसूत्र, जहां 3 गुणसूत्र बन जाएं वो ट्राइसोमी। तो भाई जब 23वां जोड़ा लड़कियों के अंदर एक ही गुणसूत्र रह जाएगा उनके अंदर 23वें जोड़े में, यानी जोड़ा नहीं बन रहा, एक ही रह गया अकेला, ठीक है, तो भाई प्यारे बच्चे इसी कंडीशन को मोनोसोमी या टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम जो बीमारी होती है इसमें क्या हो जाता है, लड़कियों के अंदर टोटल गुणसूत्र रह जाते हैं 45, और कारण है यहाँ पे मोनोसोमी, और ये महिलाएं बांझ होती हैं, ये माता नहीं बन सकती, ठीक है, ये माता नहीं बन सकती, ठीक है, ये मदर नहीं बन सकती हैं बेटा, क्योंकि इनके शरीर में अंडाणु नहीं बनते हैं, एग नहीं बनते हैं। तो ये भी एक बीमारी है जिसको आपको पढ़ना है। तो ये जो मेन पॉइंट है ना, ये आपको पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, यही आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ भैया अरुण जी बिल्कुल आए थे। तो आ जाओ, अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब चल रहे हैं अगली बीमारी की तरफ। तो अगली बीमारी है पटाऊ सिंड्रोम, 5वें नंबर पर पढ़ेंगे पटाऊ सिंड्रोम रोग। तो भाई ये जो पटाऊ सिंड्रोम बीमारी है इसको हिंदी में भी कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इस बीमारी के अंदर जो गुणसूत्रों का जोड़ा प्रभावित होता है ना, वो होता है, आप बताओगे 13वां जोड़ा, ठीक है। तो देखो इस बीमारी का सिम्टम क्या होता है, होंठ का कटा होना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका होंठ ऐसा रहेगा कटा हुआ। तुमने कई बच्चे देखे भी होंगे तुम्हारे आसपास एरिया में, अगर कोई बच्चे पैदा होते हैं जन्म से उनका होंठ नहीं होता है या पूरा एरिया नहीं होता, तो होंठ का कटा होना इस बीमारी का मेन सिम्टम होता है। इसमें गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा प्रभावित होता है, 13वां जोड़ा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पटाऊ सिंड्रोम रोग में गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा प्रभावित होता है, आप बताकर आना 13वां जोड़ा। आपको क्वेश्चन आएगा क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम बीमारी में गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा प्रभावित होता है, आप बताओगे 23वां जोड़ा, ठीक है। पटाऊ सिंड्रोम में आपको 13वां बताना है और टर्नर और क्लाइन फिल्टर में आपको 23वां जोड़ा बताना है, ठीक है। आ जाओ, यहां पर भी कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी, तो यहां पर भी कुल गुणसूत्र हो जाएंगे 47। इसका मतलब एक गुणसूत्र बढ़ रहा है, और जहां भी एक गुणसूत्र बढ़ेगा वहां पर कारण हमेशा त्रिसेमी होगा। जैसे कि आपने क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम पढ़ा था, उसमें एक गुणसूत्र अतिरिक्त बन जा रहा था, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र बन रहा था, इसीलिए 46 की जगह संख्या 47 हो रही थी। तो यहाँ पर भी सेम यही होगा कि एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र हो जाएगा, तो त्रिसेमी यहाँ पर भी होगी। अब जितनी भी बीमारी पढ़ोगे ना सब में ज्यादातर त्रिसेमी होती है,
मैंने कहा ना मोनोसोमी बस टर्नर सिंड्रोम में था, बाकी ज्यादातर सभी में ट्राइसोमी है। अब इसको समझो भाई, कोई सामान्य बच्चा है, ठीक है, कोई सामान्य बच्चा है, उस सामान्य बच्चे का आप जब 13वां जोड़ा देखोगे गुणसूत्र का, गुणसूत्रों के 13वां जोड़ा आप देखोगे, 13th पेयर देखोगे, तो आपको ऐसा नजर आएगा, ऐसा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी के अंदर 13वां जोड़ा जो होता है वो XX होता है। तो किसी बच्चे का 13वां जोड़ा आपको ऐसा नजर आएगा, सामान्य बच्चे का। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको पटाऊ सिंड्रोम हो गया है, जिसको पटाऊ का सिंड्रोम हो गया है, पटाऊ साइंटिस्ट का नाम है बेटा, जिसको पटाऊ का सिंड्रोम हो गया है, अगर आप उसका 13वां जोड़ा देखोगे, अगर आप उसका 13th पेयर देखोगे, तो 13th पेयर में आपको ये दिक्कत नजर आएगी। यानी उसका 13th पेयर ऐसे 3 कॉपी बना लेगा, एक एक्स्ट्रा एक्स बन जाएगा यहाँ पर। और जब भी एक एक्स्ट्रा एक्स बनेगा तो एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा। तो कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? तो आप बताना कि कुल गुणसूत्र हो जाएंगे 47। अगर इसके साथ कुल गुणसूत्रों की संख्या देखोगे तो 46 रहेगी। तो यहाँ पर भी क्या रीजन है? जब भी 3 कॉपी बनाता है कोई भी जोड़ा, जब भी 3 कॉपी बनाएगा, इसे ही हम त्रिसेमी कहते हैं। तो कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा कारण? ट्राइसोमी। तो आप जब 13वां जोड़ा ट्राइसोमी कर लेगा, इसको कहेंगे पटाऊ सिंड्रोम। जब 23वां जोड़ा ट्राइसोमी कर लेगा, इसको कहेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और जब 23वां जोड़ा मोनोसोमी कर लेगा, इसको कहेंगे हम लोग टर्नर सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम से इतनी चीजें आपको पूछी जाएंगी। समझ में आई भाई बात? ठीक है, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे कि मैम अगली बीमारी है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड बेटा सिलेबस खत्म कब होगा? मैंने आपको टॉपिक लिखवा रखे हैं ना, जब तक वो सारे टॉपिक खत्म नहीं हो जाते, जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा। पेपर की अभी कोई डेट नहीं है, अभी पेपर नहीं पता कब है, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग बेफिक्र होकर पढ़ो। मैं आपको बोला था कि 15 जुलाई के बाद आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा पूरा, तो आप रिवीजन ही करना बैठकर। मैं कोशिश करूंगी कि 10 से 12 के बीच में आपका सिलेबस खत्म कर दूं, 10 से 12 जुलाई में खत्म कर दूं। कई बड़े टॉपिक अभी भी बचे हुए हैं भैया, आपका क्लासिफिकेशन बचा हुआ है अभी, और आपका जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है वो बचा हुआ है, बॉटनी बची हुई है, तो सिलेबस अभी बचा हुआ है आप लोगों का, ठीक है? तो बार बार मुझसे ये ना पूछे मैम सिलेबस कब खत्म होगा। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ बेटा, मुझ पर जोर पड़ता है ऐसे पूछते हुए। मुझे पढ़ाने दो, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पेपर की अभी कोई डेट नहीं है। आपको मैंने क्या कहा है कि 15 जुलाई के बाद आपको रिवीजन का ही टाइम मिलेगा। केमिस्ट्री आपकी हो गई है, फिजिक्स आपका हो गया है, बायोलॉजी में बड़े टॉपिक हैं, टाइम लगता है कवर करने में, तो आप लोग बैठकर कर लो, ठीक है? आ जाओ। देखो अब इसका क्या सिम्टम होता है बेटा? एडवर्ड सिंड्रोम बीमारी जो होती है, एडवर्ड सिंड्रोम जो बीमारी है, इसमें आप लोग बताएंगे कि दिल में छेद होता है। कई बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके दिल में छेद होता है, तो यही होती है एडवर्ड सिंड्रोम रोग। ऑल इन हार्ट, दिल में छेद होता है। इसमें प्रभावी गुणसूत्र कौन सा होता है? 18वां। तो 13वां जोड़ा जब प्रभावित हो तो पटाऊ सिंड्रोम, और 18वां जोड़ा जब प्रभावित हो तो आप लोग बताएंगे हो जाएगा एडवर्ड सिंड्रोम। अब इसमें भी कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? तो कुल गुणसूत्रों की संख्या यहाँ भी 47 है। अब 47 है तो इसका मतलब कारण क्या रहा होगा? कारण त्रिसेमी है। तो सेम वही चीज, अगर आप देखोगे किसी सामान्य बच्चे का 18वां जोड़ा, किसी सामान्य बच्चे का 18वां जोड़ा आप लोग देखोगे, तो 18वां जोड़ा भी होता है भाई, आप लोग बताना 18th पेयर जो होगा ये भी XX ही होता है। अब XX है तो कुल गुणसूत्र 46 है। लेकिन अगर किसी ऐसे बच्चे को देखोगे जिसको एडवर्ड का सिंड्रोम है, जिसको एडवर्ड का सिंड्रोम है, ठीक है, उसके अंदर ये क्या दिक्कत आएगी? एडवर्ड का सिंड्रोम अगर किसी को, एक सेकेंड रुकना, एडवर्ड भाई क्लास तो सही चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ ठीक है भाई, न्यूट्रिशन ही होते हैं विटामिन।
आ जाओ आगे बात करते हैं। तो एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है, इसमें आप लोगों का जो 18वां जोड़ा है, या किसी भी बच्चे को अगर एडवर्ड सिंड्रोम है तो उसका 18वां जोड़ा ऐसा हो जाएगा, यानी फिर से 18वें जोड़े ने 3 कॉपी बना ली, तो इसी को कहेंगे ट्राइसोमी, इसी को कहेंगे त्रिसेमी। ठीक है, अब इसी को कहेंगे त्रिसेमी। तो प्यारे बच्चे होगा क्या, इसमें आप लोग जो गुणसूत्रों की संख्या है टोटल, वो कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 47 हो जाएगी। तो वही आप लोगों को यहाँ लिख रखा है कि जब गुणसूत्रों का एडवर्ड सिंड्रोम जब होगा तो गुणसूत्रों का 47 पेयर जो होता है, ये 18th पेयर जो होता है ये ट्राइसोमी कर लेता है और टोटल क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। ठीक, तो सिम्टम भी याद करते चलना। कौन सी बीमारी का लक्षण होंठ का कटा होना है, बता देना पटाउ सिंड्रोम। कौन सी बीमारी का लक्षण दिल में छेद है, बता देना एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सी बीमारी में महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण आ जाते हैं, बता देना टर्नर सिंड्रोम। कौन सी आनुवांशिक रोग में पुरुषों में महिला के जैसे लक्षण आ जाते हैं, बताना आप लोग क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ऐसे करके पूछेगा। ठीक है, आ जाओ अगली बीमारी। अगला रोग जो है डाउन सिंड्रोम, जिसको हम लोग मंगोलिज्म भी कहते हैं भाई। इसी का एक और नाम है, इसको हम मंगोलिज्म कहते हैं। मंगोलिज्म, इसी को हम मंगोलिज्म रोग कहते हैं। ठीक है, तो मंगोलिज्म कौन सी बीमारी को कहते हैं, डाउन सिंड्रोम को। मंगोलिज्म तो यही बीमारी है जिसको हम मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। मंगोलिज्म एक, मंगोलिया एक देश है, उस देश के लोग इस बीमारी के लोगों के जैसे ही दिखते हैं। मंगोलिया में छोटे छोटे हाइट के लोग होते हैं, सर बड़ा होता है उनका, तो ऐसे इस बीमारी में होता है। देखो ये बच्चा जो है इसको डाउन सिंड्रोम है। तुमने ऐसे कई बच्चे देखोगे जो थोड़े मंदबुद्धि से होते हैं, तो इस बीमारी का लक्षण क्या होता है, मंदबुद्धि होते हैं बालक, मेंटली रिटायर्ड, थोड़े से नासमझ होते हैं, इनको खाने का तरीका नहीं पता, इनको किसी से बड़े से बात करने का तरीका नहीं पता, तो थोड़ा सा ये क्या होते हैं, मंदबुद्धि टाइप बच्चे होते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार कि एडवर्ड इसमें डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा प्रभावित होता है, तो बताओगे 21वां जोड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, अब 21वें जोड़े में क्या हो जाता है, तो 21वें जोड़े में हो जाती है त्रिसेमी। कारण यहाँ पर भी त्रिसेमी है, और त्रिसेमी अगर कारण है तो भैया एक गुणसूत्र बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो टोटल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47। तो ये बहुत आता है पेपर में कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा प्रभावित होता है, बताना 21वां जोड़ा। पटाउ सिंड्रोम में गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा प्रभावित होता है, बताना 13वां जोड़ा। एडवर्ड सिंड्रोम में गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा प्रभावित होता है, बताना 18वां जोड़ा। आपको पूछे क्लाइनफिल्टर और टर्नर में गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा, 23वां जोड़ा। कारण सभी में ट्राइसोमी है, सिर्फ एक है जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें मोनोसोमी होती है, और जहां मोनोसोमी होगी वहां एक गुणसूत्र घट जाएगा, तो 46 से गुणसूत्र 45 हो जाते हैं, और जहां ट्राइसोमी होगी एक गुणसूत्र बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 47 हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ अगली बीमारी है कैट क्राई सिंड्रोम। इसको कैट डू क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं, कैट डू क्राई सिंड्रोम। ठीक है, इस बीमारी के अंदर क्या होता है, इस बीमारी में आपके गुणसूत्रों की संख्या ना घटेगी ना बढ़ेगी, लेकिन एक दिक्कत होगी। तो पहले सुन लो क्या होता है। लक्षण क्या है भाई, बिल्ली रोने पर बिल्ली की आवाज आना। जब कोई बच्चा रोएगा तो ऐसी आवाज आती है जैसे बिल्ली रो रही हो, और जिंदगी भर ऐसी ही आती रहती है। ठीक है, और प्रभावी गुणसूत्रों का जोड़ा यहाँ पर 5वें गुणसूत्रों का जोड़ा प्रभावित होगा। भाई ये ऐसे होते हैं गुणसूत्रों के जोड़े आपके, तो इसमें से ये जो 5वें नंबर का गुणसूत्रों का जोड़ा है ये प्रभावित होता है कैट क्राई सिंड्रोम में। ठीक है, इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 ही रहेगी, 46 ही रहेगी। तो मैम ऐसा कैसे हुआ, तो समझो, आ जाओ। मान लो कोई भी सामान्य व्यक्ति है, उसमें गुणसूत्रों का जो 5वां जोड़ा है, गुणसूत्र देखो ऐसी संरचना वाले रहते हैं, ऐसे होते हैं गुणसूत्र, ये आधा गुणसूत्र है, ये आधा गुणसूत्र है, तो आधा और आधा गुणसूत्र जुड़कर पूरा बन गया। फिर ये आधा गुणसूत्र है, ये आधा गुणसूत्र है, पूरा बन गया, तो ये बन गया तुम्हारा 5वां जोड़ा। ये गुणसूत्रों का 5वां जोड़ा है, 5th पेयर है, ये गुणसूत्रों का 5वां जोड़ा है। ठीक है, अब ये हमारे अंदर ऐसा है 5वां जोड़ा, पूरे गुणसूत्र हैं दोनों के दोनों। लेकिन अगर किसी को हो जाता है कैट क्राई सिंड्रोम, तो उसमें क्या होगा कि आधा गुणसूत्र टूट जाता है। मान लो ये आधा गुणसूत्र है,
और ये आधा गुणसूत्र है, ये आधा गुणसूत्र है, और नीचे से ये जो गुणसूत्र था ये टूट जाता है, तो आधा गुणसूत्र टूट जाता है। कोई सा भी हिस्सा टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, ये भी, तो आधा गुणसूत्र टूट जाता है। तो जब पांचवें जोड़े के अंदर ये आधा गुणसूत्र टूट जाए तो इसी बीमारी को कहा जाता है कैट क्राई सिंड्रोम। इसी को कहते हैं कैट क्राई सिंड्रोम। तो ये जो बीमारी है कैट क्राई सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें गुणसूत्रों के पांचवें जोड़े में से आधा गुणसूत्र टूट जाता है। इस गोलाकार संरचना को कहते हैं सेंट्रोमियर, इसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से ही जो है केंद्रक बिंदु कहते हैं इसको, केंद्रक बिंदु से ही जो गुणसूत्र हैं वो जुड़े रहते हैं। तो केंद्रक बिंदु से आधा गुणसूत्र टूट जाता है, और जो गुणसूत्र या जो आपके शरीर में दिक्कत आती है वो ये कि रोने पर बिल्ली के जैसी आवाज आएगी, इसीलिए इसको कहते हैं कैट क्राई सिंड्रोम बीमारी। ठीक है, तो ये होती है कैट क्राई सिंड्रोम। तो कैट क्राई सिंड्रोम भी हो गई भाई। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे टेक्निक टेक्सो। बेटा आपने जितने भी जो भी एग्जाम के लिए क्लास खरीदी है, जब तक वो एग्जाम नहीं होता तब तक ये रहेगी क्लास। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो ये बीमारियां हो गई। अब अगली बीमारी जो कि आपके अंदर होती है जिसका नाम है जैकेब का सिंड्रोम। अगली बीमारी है जैकेब का सिंड्रोम, जैकेब का सिंड्रोम। तो जैकेब का जो सिंड्रोम रोग होता है इसको भी पढ़ेंगे, जैकेब का सिंड्रोम, जैकेब्स सिंड्रोम, जैकेब्स सिंड्रोम। तो ये भी एक बीमारी है जो आपके अंदर होती है, आनुवांशिक रोगों में आता है। जैकेब्स सिंड्रोम जो बीमारी है इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं, क्रिमिनल सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है। इसको हम लोग क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्रिमिनल यानी आपराधिक, आपराधिक सिंड्रोम भी कहा जाता है इसको, आपराधिक सिंड्रोम। पेपर में पूछेगा कि कौन सा आनुवांशिक रोग है जिसे आपराधिक सिंड्रोम भी कहते हैं, तो आप लोग बताना जो जैकेब सिंड्रोम बीमारी है ना इसी को आपराधिक सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, अब मैम इसमें हमारे गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा प्रभावित होगा, या ये बीमारी किसको होती है? तो ये बीमारी पुरुषों को होती है बेटा। अभी तक हमने जो भी बीमारी पढ़ी थी वो दोनों को हो सकती थी। ठीक है, ये बीमारी किसको होती है? पुरुषों को होती है। ये रोग मेल्स में होता है, पुरुषों में होता है। ठीक है, आपने क्लाइन फिल्टर पढ़ा था वो भी पुरुषों में हो रहा था, आपने टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था वो महिलाओं में हो रहा था, लेकिन इसके बाद पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम, ये किसी में भी हो सकता है, पुरुष महिला किसी में भी। इसीलिए वहां मैंने लिखवाया नहीं है कि वो बीमारी किसको होती है, वो दोनों को हो सकती है। ठीक है, लेकिन जैकेब सिंड्रोम जो है ये किसको होता है? पुरुषों को होता है। आपको पूछ ले प्रभावी गुणसूत्रों का जोड़ा कौन सा होगा? प्रभावी गुणसूत्रों का जोड़ा, कौन से गुणसूत्रों का जोड़ा है जो प्रभावित होगा? प्रभावी गुणसूत्रों का जोड़ा, तो जो गुणसूत्रों का जोड़ा प्रभावित होगा यहाँ पर अफेक्टिव क्रोमोसोम पेयर, अफेक्टिव क्रोमोसोम पेयर, अफेक्टिव क्रोमोसोम पेयर जो होता है वो होगा प्यारे बच्चों, आप बताना यहाँ पर 23rd, क्योंकि जोड़े की बात चल रही है ना, तो 23rd 23वां जोड़ा प्रभावित होता है यहाँ भी। तो मैम 23वां जोड़ा तो क्लाइन फिल्टर में भी प्रभावित हो रहा था और वो बीमारी भी पुरुषों को हो रही थी। तो इस बीमारी में और उस बीमारी में अंतर क्या है? अंतर अभी समझाऊंगी, पहले कारण लिख लो भाई। इस बीमारी का कारण क्या हुआ, इस बीमारी का भी रीजन क्या हुआ, क्यों हुई ये बीमारी, तो आपको पूछेगा। तो यहाँ पर भी बताना है त्रिसेमी, यहाँ भी सेम वही हो गया, त्रिसेमी हो गई, ट्राइसोमी हो गई। अब ट्राइसोमी हो गई तो भैया सीधी सी बात है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर भी कुल गुणसूत्र आपको पूछेगा, तो बताना 47। कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47, क्योंकि ट्राइसोमी हो रही है तो कुल गुणसूत्र 47 हो गए। टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? टोटल क्रोमोसोम जो हो गए वो 47 हो गए। क्यों हो गए मैडम? तो चलिए समझते हैं, अंतर भी समझते हैं दोनों में। देखो, जब आपने क्लाइन फिल्टर पढ़ी थी
जब आप लोगों ने क्लाइन फिल्टर बीमारी को पढ़ा था, क्लाइन फिल्टर रोग को जब आपने पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि यहाँ पर भी गुणसूत्रों का 23वां जोड़ा प्रभावित हो रहा था, ठीक है। लेकिन 23वें जोड़े का जो सीक्वेंस बन रहा था वो ये बन रहा था, है ना, ये बन रहा था क्लाइन फिल्टर में। लेकिन अब आप पढ़ रहे हो जैकेब का सिंड्रोम, अब आप पढ़ रहे हो जैकेब्स सिंड्रोम। तो भाई जैकेब, जो जैकेब का सिंड्रोम है, इसमें भी गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा प्रभावित हो रहा है? आप बताओगे 23rd पेयर ही प्रभावित हो रहा है, यानी कि 23वां जोड़ा ही प्रभावित हो रहा है। और यहाँ पर 23वां जोड़े में सीक्वेंस क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा 23वां जोड़ा ऐसा। तो दोनों में अंतर समझ में आया आपको? इसमें क्या होगा? इसमें तो 2 x बन गए, और इसमें क्या होगा? इसमें 2 y बन गए। तो जब भी आपको पेपर में पूछेगा कि ये वाली परिस्थिति ऐसे देगा, XXY कंडीशन कौन से आनुवांशिक रोग को दर्शाती है, तो बताना क्लाइन फिल्टर को। और आपको दे दे ये वाली कंडीशन XYY, ये परिस्थिति कौन से आनुवांशिक रोग को दर्शाती है, तो बताना जैकेब सिंड्रोम। तो दोनों में अंतर दिख गया। क्लाइन फिल्टर में 2 x हैं और जैकेब सिंड्रोम में 2 y हैं। और यहाँ पर भी त्रिसेमी हो रही है, यानी 3 ही कॉपी नजर आ रही है ना। यहाँ पर भी ट्राइसोमी हो रही है, यहाँ पर भी क्या हो रही है? ट्राइसोमी। और यहाँ पर भी 3 ही कॉपी नजर आ रही है, और यहाँ पर भी हो रही है ट्राइसेमी। तो अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें 2 x बन जाते हैं, इसमें 2 y बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब 2 y बन गए, तो y जो है ये पुरुषों को रिप्रेजेंट करता है, y लड़कों के लक्षणों के बारे में बताता है, पुरुषों को रिप्रेजेंट करता है। और जब पुरुषों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पुरुषों में तो 1 y होता है, यहाँ आ गए 2 y, तो ये पुरुष सुपर मेल बन जाते हैं। सुपर मेल मतलब आपराधिक प्रवृत्ति वाले, रेपिस्ट, छोटे छोटे बच्चों का रेप करना, है ना, मादक पदार्थों का सेवन करना, दारू शराब गुटखा ड्रग्स लेना और चाकू मारना किसी को, आपराधिक प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। तो इनके स्वभाव में ये अपराध आता है, ये आपराधिक प्रवृत्ति वाले इंसान हो जाते हैं। तो यही होता है जैकेब का सिंड्रोम, इसीलिए इसको हम आपराधिक सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई बात? अब एक बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा है कि मैम वनस्पति विज्ञान कब होगा? बेटा अभी मैं पर्चे छपवाऊंगी, डेट लिखवाऊंगी इस पर और बता दूंगी कि कब होगा, ठीक है। तो मैं आपको कल एक थंबनेल बनवा कर लाऊंगी, उस पर बकायदा डेट मेंशन करके लाऊंगी कि भाई इस दिन तुम्हारा वनस्पति विज्ञान शुरू है। कहो तो पहले वनस्पति विज्ञान ही पढ़ा दूं? बताओ। जब मैंने आपको बता दिया बेटा जो टॉपिक बच रहे हैं उनको मैं एक एक करके खत्म करवाऊंगी, तो वनस्पति विज्ञान भी कराऊंगी। मैंने अभी अभी बोला था कि अभी आपका वनस्पति विज्ञान भी बच रहा है, उसको भी करवाऊंगी। तो अब मैं डेट भी बताऊं क्या आपको कि किस दिन कराऊंगी? अगर मैं उस दिन उस डेट तक नहीं करा पाई, फिर तुम मुझे ताने देकर टो कर मार दोगे कि मैडम जी आपने तो कहा था इस तारीख तक वनस्पति विज्ञान हो जाएगा। तो भाई तसल्ली रखो, मैं आप लोगों को कराऊंगी सारे टॉपिक, ठीक है। और जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उस दिन बताऊंगी भी कि भाई आज तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया है, अब तुम रिवीजन करो, ठीक है। बारिश हो रही है क्या बाहर? ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो आ जाओ। तो अब आप लोगों की जैकेब सिंड्रोम भी हो गया। अब एक और बीमारी थी PKU, जो मैंने बताई थी, PKU। PKU बोले तो फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया जो बीमारी है ये क्या है बेटा? तो फिनाइल कीटोनूरिया, आपको पूछेगा कि फिनाइल कीटोनूरिया जो रोग होता है, फिनाइल कीटोनूरिया जो बीमारी होती है, इस बीमारी के अंदर या इस बीमारी में क्या होता है? तो इस बीमारी के अंदर हमारे शरीर के अंदर प्यारे बच्चे एक एंजाइम की कमी आ जाती है। तो इस बीमारी में क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलेनिन, डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। तो आपके शरीर में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की कमी हो जाती है। इसी वजह से आपके शरीर के अंदर जो फिनाइल कीटोनूरिया बीमारी है ये हो जाती है, ठीक है।
तो फिनाइल कीटोनूरिया भी एक जेनेटिक विकार है, इससे मस्तिष्क से संबंधित रोग हो सकते हैं, है ना। तो आपको ये पूछेगा कि फिनाइल कीटोनूरिया किस कारण से होती है, तो बताएंगे आप लोग फिनाइल एलेलिन, फिनाइल एलेलिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, एंजाइम की कमी के कारण होता है ये रोग। तो बस इतना पूछता है, ठीक है, कि हमारे शरीर में किस एंजाइम की कमी के कारण फिनाइल कीटोनूरिया होती है। और फिनाइल कीटोनूरिया भी मैंने आपको आनुवांशिक रोगों में ही लिखवाई है, ठीक है, आनुवांशिक रोग ही है ये भी, फिनाइल कीटोनूरिया जेनेटिक डिजीज ही है, ठीक है, ये भी क्या है बेटा, जेनेटिक डिजीज ही है। क्लियर, समझ में आ गई बात। आओ अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे मैम अगली बीमारी की। अगली बीमारी कौन सी है भाई, तो एक और बीमारी है एल्केप्टेनूरिया, एल्केप्टेनूरिया, ठीक है, एल्केप्टोनूरिया, एक और बीमारी है एल्केप्टोनूरिया, एल्केप्टोनूरिया, एक और बीमारी है बेटा एल्केप्टोनूरिया। मैम ये भी कैसी बीमारी है, तो ये भी आनुवांशिक रोग है, ये भी क्या है, आनुवांशिक रोग है बेटा, एल्केप्टोनूरिया भी आनुवांशिक रोग है, ये भी एक जेनेटिक डिजीज है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो बच्चे होते हैं उनका मूत्र काला आता है। एल्केप्टोनूरिया जो होती है इसका लक्षण है मूत्र का काला रंग, ठीक है, मूत्र का काला रंग, जो मूत्र होता है वो काले रंग का आता है, ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं इसको, ब्लैक यूरिन आता है बेटा, मूत्र का काला रंग। जो बच्चे मूत्र त्यागेंगे तो बच्चों में मूत्र का रंग काला हो जाएगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मूत्र का काला रंग, ये कौन सी बीमारी है, एल्केप्टोनूरिया है। एल्केप्टोनूरिया के कारण क्या होता है, तो ये जो एल्केप्टोनूरिया बीमारी है ये शरीर में दो प्रोटीन की कमी के कारण होती है, ये शरीर में दो प्रोटीन की कमी के कारण, ये बीमारी प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी के कारण होती है, ठीक है, प्रोटीन की कमी। बेटा प्रोटीन की कमी कौन सी है, दो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। एक प्रोटीन है, आप बताओगे टायोसिन प्रोटीन, ठीक है, टायोसिन, तो एक तो टायोसिन प्रोटीन कम हो जाती है और दूसरी यही फिनाइल एलेनिन, ठीक है, फिनाइल, फिनाइल एलेनिन, तो फिनाइल एलेनिन और ये जो दूसरी प्रोटीन है जिसको कहते हैं हम लोग ट्रायोसिन, तो ये टायोसिन जो है, ट्रायोसिन और प्यारे बच्चे फिनाइल एलेनिन, ये दो प्रोटीन आपके शरीर में हो जाती हैं कम, इसी वजह से प्रोटीन का, इसका यूरिन का जो रंग है वो काला आने लग जाता है, ठीक है भाई, समझ में आ गई। ठीक है, कम उम्र में हेयर वाइट क्यों होते हैं बेटा, कम उम्र में जो हेयर वाइट होते हैं ये भी आपके अंदर जो मेलेनिन पिगमेंट आपकी त्वचा को बनाने वाला, ये मेलेनिन ज्यादा बनने लग जाता है, जिससे आपके बालों का जो रंग है वो सफेद होना शुरू हो जाता है, मेलेनिन पिगमेंट है इसके पीछे, ठीक है, समझ में आ गई। चलो भाई आ जाओ, अब हम आगे बात कर रहे हैं। तो ये हो गई। अच्छा एक बीमारी और होती है एल्जाइमर, ये और पूछ लेता है, एल्जाइमर, एल्जाइमर रोग और पूछ लेता है, ठीक है, एल्जाइमर, एल्जाइमर रोग और होता है बेटा, ये मस्तिष्क का ही एक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, मस्तिष्क रोग है एल्जाइमर, ब्रेन डिजीज है बेटा, ब्रेन डिजीज, ठीक है, एल्जाइमर ब्रेन डिजीज है, इसकी, इसका कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है कि एल्जाइमर कैसी बीमारी है, तो ये भी एक मस्तिष्क से संबंधित रोग है। अब एक और बीमारी है, आप पूछते हो जिसको, जैसे कि क्या था वो, डिसलेक्सिया करके एक बीमारी होती है, ठीक है, डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिया है ये क्या है, डिसलेक्सिया, तो ये जो डिसलेक्सिया रोग होता है ना ये भी आनुवांशिक रोग है, ये भी आनुवांशिक रोग है बेटा। इसमें क्या होता है,
इसके अंदर पढ़ने लिखने से संबंधित रोग है ये भी एक जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, ये भी एक जेनेटिक डिजीज है। और कैसी डिजीज है बेटा? पढ़ने लिखने से संबंधित। इसमें ना पढ़ने लिखने से संबंधित रोग है ये, पढ़ने लिखने से संबंधित। बच्चा जो है ना उसको चीजें याद ही नहीं रहती, पढ़ने लिखने से संबंधित ये बीमारी होती है। तुमने देखा है कई बार जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, साइकोलॉजी में आती है ये बीमारियां, डिसलेक्सिया वगैरह, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया तो बेसिकली लिखने से संबंधित है। जब आपको पूछ लेना कि स्पेशली डिस्ग्राफिया, तो ये एक और बीमारी है डिस्ग्राफिया, ये स्पेशली लिखने से संबंधित है। इसमें बच्चा लिख ही नहीं पाता, उसे समझ नहीं आता, चित्र जो है उल्टे दिखाई देते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन को थी ये बीमारी, चित्र उल्टे दिखाई देते हैं। आमिर खान को बचपन में थी ये बीमारी। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित। लेकिन डिसलेक्सिया में दोनों दिक्कत आ सकती है, बच्चा पढ़ भी नहीं पाता और बच्चा लिख भी नहीं पाता। ठीक है, तो ये दोनों संबंधित। अगर स्पेशली लिखने से पूछ रहा है तो डिस्ग्राफिया, लेकिन पढ़ने लिखने दोनों से पूछ रहा है तो डिसलेक्सिया हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा बेटा, प्रैक्टिस सेट में अगर वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अभी वनस्पति विज्ञान आप लोगों का पढ़ाया जाएगा, तो हो सकता है फिर आप जो प्रश्न है प्रैक्टिस सेट में वो सही कर पाओ। ठीक है, क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस सेट पढ़ाई जो बॉटनी है वो पढ़ाई नहीं है। तो जब पढ़ानी है तो हो सकता है आपके प्रश्न गलत हो रहे हो, तो जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है प्रश्न क्लियर हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो। हाँ, सीकल सेल रह गया, आ जाओ। सीकल सेल एनीमिया भी एक बीमारी होती है, सीकल सेल एनीमिया, सीकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब देखो इसके पीछे आ रहा है एनीमिया। अब सीकल जो होता है, सीकल, सीकल सेल, सीकल कोशिका एनीमिया, तो इसमें जो कोशिका होती है ना, जो आपकी आरबीसी है, वो कैसी हो जाती है? हंसियाकार। इसको ना हंसियाकार एनीमिया भी बोला जाता है, हंसियाकार, हंसियाकार आरबीसी, हंसियाकार लाल रुधिर कोशिका। इसमें क्या होता है कि आपके शरीर की जो लाल रुधिर कोशिका है, ठीक है, वो कैसी हो जाती है? हंसियाकार हो जाती है, सीकल सेल हो जाती है, आरबीसी, सीकल सेल आरबीसी। तो ये पेपर में आता है कि सीकल सेल एनीमिया क्या है? एक आनुवांशिक रोग है। इसमें आरबीसी का प्रकार ऐसा हो जाता है, आरबीसी ऐसी हो जाती है, सीकल टाइप हो जाती है। वैसे तो तुम्हारी आरबीसी होती है बायकॉनकेव ऐसी शेप की, लेकिन नॉर्मली सीकल सेल एनीमिया में आरबीसी ऐसी हो जाती है। तो सीकल सेल एनीमिया जो है ये एक प्रकार का एनीमिया है जो बच्चों में जन्म से ही रहता है। ठीक है, तो सीकल सेल एनीमिया में बेसिकली आपके शरीर के अंदर जो आरबीसी की शेप है ना, ये बिगड़ जाती है। तो ये भी एक इनहेरिडेंस कंडीशन होती है। ठीक है, ये भी एक इनहेरिडेंस कंडीशन है आपके शरीर के अंदर, जो कि एक एक वो बनती है आपके शरीर के अंदर, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसमें एक बीटा चैन होती है, वो बीटा चैन गड़बड़ा जाती है, तो उसी की वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो आपके खून के अंदर जो आपकी आरबीसी है, देखो इस फोटो को, आपके खून में जो आरबीसी है बेसिकली देखो ऐसी हो जाती है सीकल सेल, और ये आपके खून के बहाव के साथ बह नहीं पाती हैं, रुक रुक कर खून बहता है, तो इससे हार्ट डिजीज वगैरह भी हो सकती है। तो ऐसी हो जाती है हंसियाकार आरबीसी। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है सीकल सेल का? बीटा चैन। देखो बीच बीच में आरबीसी जो है आपको इसमें दिखा देती है, ये फोटो देखो, तो तुम्हारी जो आरबीसी है वो ऐसी हो जाती है हंसियाकार। बेसिकली आरबीसी ऐसी होती है गोल गोल, लेकिन इन सीकल सेल एनीमिया में सीकल सेव हो जाती है, आधा चंदा हो जैसा ऐसी हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है आप बताएंगे? बीटा हेमोग्लोबिन, आपके शरीर में बीटा हेमोग्लोबिन, बीटा हेमोग्लोबिन, ठीक है, बीटा हेमोग्लोबिन चेन जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है, बीटा हेमोग्लोबिन श्रृंखला में परिवर्तन, श्रृंखला में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो बीटा चैन है उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसी के कारण हमारी आरबीसी सीकल सेल हो जाती है। तो चेंज लिख लीजिएगा, चेंज इन बीटा हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन चेन,
तो बीटा हेमोग्लोबिन चेन के अंदर चेंज हो जाता है, इसी से हस्सियाकार एनीमिया जो बीमारी है ये हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ, एक और बीमारी थी, एक और बीमारी है जिसको हम कहते हैं, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, थैलोसीमिया। एक और बीमारी होती है थैलोसीमिया, चलो यही बता देती हूँ लगे हाथों। ठीक है, थैलोसीमिया, थैलोसीमिया भी एक बीमारी है बेटा, थैलोसीमिया ये भी एक बीमारी है, थैलोसीमिया ये भी एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, थैलोसीमिया भी क्या होता है, आनुवांशिक रोग है, ये भी एक आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होगा, ये भी एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, माता पिता से ही बच्चों में जाती है। ठीक है, अब इस बीमारी में क्या होगा, खून बनना बंद हो जाता है शरीर में। ठीक है, यानी हेमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, हेमोग्लोबिन नहीं बनता। तो इसमें हमारे शरीर के अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो बनना बंद हो जाता है खून में। अब हेमोग्लोबिन बनना बंद हो गया तो भैया क्या होगा, खून में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, जिससे मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे बच्चों का हर 2 महीने में 3 महीने में खून चेंज करवाते रहना पड़ता है, इसी को कहते हैं थैलोसीमिया। तो इसमें हेमोग्लोबिन नहीं बनता है हमारे शरीर के अंदर, ये भी बीटा चेन के चेंज होने से ही होता है, इसका भी सेम यही कारण है, इस बीमारी का भी सेम यही कारण है। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलो भाई। मैम थोड़ा पीछे से पढ़ाई है, तो लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट हो गया था, नहीं समझ नहीं आया बेटा क्या बोल रहे हो। इनका कोई उपचार है बेटा, इनका कोई उपचार नहीं है, ये जेनेटिक डिजीज है, आनुवांशिक रोग है। और वीडियो जो है वो पॉज हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, बीच बीच में वीडियो इसलिए रुक रही होगी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आप लोगों की बीमारियां हो गई खत्म, बीमारियों से पाली हमने निजात। अब मैं आपका दूसरा टॉपिक शुरू कर रही हूँ आज, बहुत जल्दी है ना आपको सिलेबस खत्म करने की। तो पहले तुम क्लासिफिकेशन चैप्टर करो, क्लासिफिकेशन मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वर्गीकरण चैप्टर, वर्गीकरण। तो बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, क्लासिफिकेशन प्यारे बच्चे, वर्गीकरण। ठीक है, तो भाई वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से रखने, क्रमवार तरीके से रखने की जो स्टडी है उसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि जीवों का क्रमबद्ध अध्ययन। आपको कभी भी पूछेगा कि वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन है जीवों का क्रमवार तरीके से अध्ययन। ठीक है, तो लिखना जीवों का क्रमबद्ध, क्रमबद्ध अध्ययन। तो जब आप जीवों को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हो, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हो, पहले वो जीव जो सबसे छोटे हैं, फिर वो जीव जो थोड़े बड़े हैं, फिर वो जीव जो और बड़े हैं, फिर वो जीव जो और बड़े हैं, ऐसे करके पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, जैसे आप स्कूल में जाते थे तो प्रेयर होती थी, प्रेयर में आप लाइन से खड़े होते थे, आप क्रमबद्ध तरीके से खड़े होते थे प्रेयर में। कैसे, पहले सबसे छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे लंबा, फिर उससे लंबा, ऐसे। तो वैसे ही जीवों को जब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं उसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। तो बताओगे सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जब आप जीवों का एक क्रमबद्ध अध्ययन करते हो उसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो अब आपको पूछ ले कि क्लासिफिकेशन की स्टडी क्या होती है, क्लासिफिकेशन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जब आप क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हो इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, इसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के अध्ययन को कहा जाता है वर्गीकी,
तो वर्गीकी किसका अध्ययन होता है, ये आपको पूछा जाता है। तो वर्गीकरण का जो अध्ययन है उसी को कहते हैं वर्गीकी। वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है वर्गीकी। समझ में आई बात? ठीक है। मैम मेरे मोहल्ले में थैलेसीमिया, बट उसकी मम्मी नहीं है। बेटा मम्मी बाद में एक्सपायर हो गई होंगी, लेकिन उस बच्चे को जन्म तो मम्मी ने ही दिया है ना। ठीक है, तो मम्मी से हो सकता है वो बीमारी उस बच्चे के अंदर आई हो या पिता से आई हो। ठीक है, चलो तो भाई स्टडी यानी कि टेक्सोनोमी क्या है, पेपर में पूछ लेगा। वर्गीकी किसका अध्ययन है, तो वर्गीकरण के अध्ययन को कहते हैं वर्गीकी, यानी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जब आप स्टडी करते हो उसी को कहते हैं टेक्सोनोमी, वर्गीकी। अब क्वेश्चन आएगा कि वर्गीकी के पिताजी किसको कहते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन के पिता किसको कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको कहा जाता है। आपको पूछेगा फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के पिता। आपको पूछेगा कि जो वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण के पिता किसको कहते हैं। तो वर्गीकरण के जो पिता हैं ये हैं बेटा कार्ल लीनियस। ठीक है, कार्ल लीनियस। तो वर्गीकरण के पिता हैं कार्ल लीनियस। ठीक है, इनको कैरोलस लीनियस भी बोला जाता है। तो आप कार्ल लीनियस लिख लो या कैरोलस लीनियस, लीनियस नाम जरूर याद रखना। तो कार्ल लीनियस जो है इन्हीं को कहा जाता है वर्गीकरण के पिता। ठीक, तो इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी। तो कुछ भी करके आ जाए आप लोगों को, वर्गीकरण के पिता, ठीक है, या वर्गीकी के पिता, या मॉडर्न बॉटनी जो है आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता भी यही है, कार्ल लीनियस। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ भी पूछ ले पेपर के अंदर, तो ये जो कार्ल लीनियस है ना, इन्हीं को कहते हैं आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता भी यही है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी है ये। बॉटनी के पिताजी हैं थियोफ्रस्टस, लेकिन मॉडर्न बॉटनी पूछ ले, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी इन्हीं को कहा जाता है। तो कार्ल लीनियस जो हैं इनको ही कहते हैं वर्गीकी के पिता, इनको ही कहते हैं वर्गीकरण के पिता, इन्हीं को कहा जाता है आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता। तो तीन उपाधियां इनके पास हैं। आपको पूछ ले वर्गीकी के पिता तो यही है, आपको पूछ ले वर्गीकरण के पिता तो यही है, आपको पूछ ले आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता तो यही है, कार्ल लीनियस। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये भी चीजें आपको पूछी जाती हैं। ठीक, अब आओ आगे बात करते हैं हम लोग। अब मैडम जी ये जो कार्ल लीनियस हैं इन्होंने और क्या क्या किया था, तो प्यारे बच्चों कार्ल लीनियस की बात चली है। कार्ल लीनियस, तो जो कार्ल लीनियस हैं इन्होंने ना, कार्ल लीनियस ने दो चीजें और दी थी। कार्ल लीनियस ने दो चीजें और दी थी बेटा। इन्होंने दिया था पहले नंबर पर, आप बताओगे द्विनाम पद्धति। कभी भी पूछेगा कि द्विनाम पद्धति को किसने दिया, तो बताना द्विनाम पद्धति दिया था इन्होंने। ठीक है, यानी बाय नोमेनक्लेचर, बाय नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाय नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया था, द्विनाम पद्धति को दिया था इन्होंने, बाय नोमेनक्लेचर। यानी कि मैम ये क्या है, तो इन्होंने कहा था कि जब भी हम जीवों का वैज्ञानिक नाम रखेंगे, जब भी हम किसी का भी वैज्ञानिक नाम रखेंगे, इस संसार में जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, जब भी इनको वैज्ञानिक नाम से पुकारा जाएगा तो इनका वैज्ञानिक नाम दो शब्दों में रखा जाएगा। तो नाम का जो पहला शब्द होगा वो उनके वंश को बताएगा, और नाम का जो दूसरा शब्द होगा वो उनकी प्रजाति को बताएगा। तो इन्होंने दी थी द्विनाम पद्धति। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जीवों के वैज्ञानिक नाम, इन्होंने कहा कि जीवों के वैज्ञानिक नाम दो शब्दों में रखे जाएंगे, वैज्ञानिक नाम दो शब्दों में रखे जाएंगे।
दो शब्दों में होंगे। ठीक है, इन्होंने इसमें कहा कि जीवों के वैज्ञानिक नाम दो शब्दों में होंगे। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इन टू वर्ड्स, आर इन टू वर्ड्स। ठीक है, तो दो शब्दों में होंगे जीवों के जो साइंटिफिक नेम होंगे। जैसे कि मैडम जी, जैसे कि भाई हम मानव की बात कर लें, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं मानव की, अगर हम बात करते हैं मानव की प्यारे बच्चे, तो कौन बच्चा बताएगा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, मानव की बात करते हैं, तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है ना, वो है होमोसैपियन। होमोसैपियन हमारा वैज्ञानिक नाम है, होमोसैपियंस। तो होमो क्या है बेटा? दो शब्द हो गए ना, एक तो होमो हो गया, एक हो गया सैपियंस। तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसैपियंस। तो होमो हमारा वंश है बेटा, पहला नाम का जो पहला शब्द है वो वंश को बताएगा यानी जीनस को। ठीक है, और नाम का जो दूसरा शब्द है वो प्रजाति या जाति को बताएगा यानी स्पीशीज को। तो ये बात इन्होंने कही थी कि जीवों के जब भी वैज्ञानिक नाम रखे जाएंगे तो दो शब्दों में रखे जाएंगे। नाम का जो पहला शब्द होगा, ये पहला शब्द है होमो, ये वंश को बताएगा, और जो नाम का दूसरा शब्द होगा, ये दूसरा शब्द है, ये प्रजाति को बताएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि द्विनाम पद्धति के अनुसार नाम का पहला शब्द, नाम का पहला अक्षर किसको प्रदर्शित, नाम का पहला शब्द किसको प्रदर्शित करता है? अब आपको ऑप्शन दे देगा, संघ को, कुल को, वंश को, प्रजाति को, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आप बताएंगे कि हमारे नाम का जो पहला शब्द है, मानव के नाम का, किसी का भी, कल लिखवाऊंगी वैज्ञानिक नाम, मानव के नाम का पहला शब्द वंश को दिखाएगा, या किसी का भी नाम का जो पहला शब्द होगा वो वंश को और दूसरा प्रजाति को बताएगा, स्पीशीज को बताएगा। समझ में आ गई बात? बताओ। ठीक है, चलो तो भाई अब हम कल की क्लास में कैरोलस लीनियस के साथ ही मैं शुरुआत करूंगी। अभी इनकी द्विनाम पद्धति पढ़ी है, इसके बारे में इसको फिर से बताऊंगी कल शॉर्ट में, और आपको जीवों के इंपोर्टेंट बोटेनिकल नेम भी लिखवाऊंगी, बायोलॉजिकल नेम भी लिखवाऊंगी। ठीक है, तो समझ में आ गई बात? चलो, तो अब हम बात करेंगे आगे की तरफ कल की क्लास में। तो धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बारिश का मजा लो भाई।